आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, इसको बनाने की हिम्मत मुझे पिछले 2 साल से नहीं हुई है। पिछले 2 साल से आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने मुझे ट्रैवल करते हुए देखा, घूमते देखा, जिम जाते हुए देखा, मेरे गाँव के व्लॉग्स देखे, मुझे हँसते हुए देखा, यहाँ तक कि मुझे रोते हुए भी देखा, मेरे डेली लाइफ व्लॉग्स देखे। लेकिन एक कमेंट जो मेरी हर दूसरी वीडियो में होता है कि दीदी आपके पैर में क्या हुआ था? आपका पैर कैसे कटा था? क्या बताती मैं, इसका जवाब एक कमेंट में देना पॉसिबल ही नहीं है। एंड मैं हर बार ये बोल के टाल देती थी कि बहुत जल्द इस पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। और सच कहूँ तो इन 2 सालों में मैं कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई इस टॉपिक पर बात करने की, क्योंकि इस चीज़ पर बात करने के लिए मुझे उसी टाइम ज़ोन में वापस जाना पड़ेगा जिसके बारे में मैं बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहती। लेकिन आज मैं बड़ी हिम्मत करके बैठी हूँ और आज मैं सब बताने वाली हूँ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। हो सकता है वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए, लेकिन अगर मैंने कुछ भी मिस कर दिया तो वीडियो अधूरी रह जाएगी, इसलिए थोड़ा-सा पेशेंस रखना। तो बात है अर्ली 90s की। यूपी के सुल्तानपुर के एक छोटे से गाँव में मैं जब पैदा हुई, तो कुछ नॉर्मल नहीं था। मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह मैं नहीं थी। मेरे पैर थोड़े से कमज़ोर थे, लेकिन एक्टिव थे, मतलब मूवमेंट उसमें हो रही थी, लेकिन वो वीक थे। तो एक्टिव होने की वजह से, मूवमेंट होने की वजह से सब लोगों ने अपना-अपना गेस कर लिया। किसी ने कहा कि ग्रहण की वजह से हुआ है, किसी ने कहा कि ये पोलियो है, और किसी ने कहा ये करने से ठीक हो जाएगा, किसी ने कहा वो करने से ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम गाँव में हैं, होते हैं, तो औरतें ऐसे-ऐसे अपना सजेशन देती हैं। और थोड़े दिन यही सब चला, मालिश वगैरह जैसे चलती है वो सारी चीज़ें चली। लेकिन 1.5-2 महीने बाद जब मम्मी ने देखा कि नहीं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने डैडी को बोला। डैडी मेरे दिल्ली थे, और फिर डैडी गाँव गए और डैडी ने डिसाइड किया कि हम डॉक्टर को दिखाएँगे। तो जो वहाँ का नियरेस्ट हॉस्पिटल है वो सुल्तानपुर में है। तो सुल्तानपुर गए और वहाँ पे डॉक्टर को कुछ ख़ास समझ में नहीं आया और उन्होंने रेफ़र कर दिया लखनऊ। लखनऊ में भी 1 बार दिखाया, 2 बार दिखाया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। अगर पोलियो होता तो बोलते हैं कि बाय बर्थ वो नहीं होता है, वो बाद में होता है फ़ीवर वगैरह के साथ। और अगर पोलियो होता है तो जिस पैर में भी या जिस पार्ट में भी होता है, वहाँ की स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो ऐसा भी नहीं था कि स्ट्रेंथ ना हो, तो सब अपने हिसाब से अपना ट्रीटमेंट चल रहा था, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, ऐसे ही 8-9 महीने की मैं रही होंगी। डैडी ने डिसाइड किया कि यहाँ पे अब कुछ होने वाला नहीं है, अब चलते हैं दिल्ली। तो वो मम्मी को लेके दिल्ली आ गए। यहाँ पे उन्होंने दिखाया सबसे पहले लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में, जो कि कैनॉट प्लेस के पास है। ये वीडियो बनाने से पहले मैं डैडी मम्मी को बुलाया और मैंने सारी चीज़ें पूछी। उन्होंने जैसे-जैसे बताया है वही मैं बता रही हूँ। थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती है जो किसी और से पूछ के बताओ। उसके बाद वहाँ जाने के बाद कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चला और मेरा एक सर्जरी हुआ पैर का, ठीक है। तो उसके बाद फिर से सारी चीज़ें चलने लगी। और जब पैर वीक था, सर्जरी हो रही थी, तो जैसे जो बच्चों का चलने का टाइम होता है वो थोड़ा लेट हो जाता है, तो मैं तब तक चली नहीं थी। आई थिंक 1.5-2-2.5 साल के अंदर मेरी 2 सर्जरी हो गई थी पैर की, ठीक है। और सच बताऊँ, बस ऐसी ही हो गई थी। क्या था एग्जैक्ट प्रॉब्लम वो नहीं पता चल रहा था। उसके बाद लेकिन हाँ, उस सर्जरी से इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने धीरे-धीरे चलना स्टार्ट किया। और जब मैंने चलना स्टार्ट किया, धीरे-धीरे मैंने बोलना स्टार्ट किया, तो मुझे एक चीज़ महसूस हुई, जो मैंने अपने मम्मी या पापा को बताया। जो चीज़ जब मैं नहीं बोल पाती थी तो मैं नहीं बता सकती थी कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, जैसे बच्चे नहीं बता पाते हैं वैसे, कि मुझे ना मेरे लेफ़्ट लेग में नीचे, मतलब तलवा जो होता है, लाइक जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे कुछ महसूस नहीं होता है। तो जब मैंने ये चीज़ बताई मम्मी को, तो मम्मी डॉक्टर को बताई। तो डॉक्टर होता है ना, जैसे वो लोग टेस्ट करते हैं, लाइक कुछ चूंटी-वूटी काट के और कुछ ऐसे चुभा के वो देखते हैं कि कहाँ तक क्या है। तो जब वो ऊपर ऐसे करते थे, लाइक जैसे हमारा पैर है, यहाँ पे ये पैर है हमारा, हम यहाँ पे पायल पहनते हैं ना, तो यहाँ पे जब वो करते थे तो मुझे महसूस होता था, मुझे दर्द होता था। लेकिन जब वो नीचे की तरफ करते थे तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था, ना ही मुझे कुछ महसूस होता था।
तो ये हुआ कि इनका जो नीचे पैर के नीचे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं हो पा रहा है, और इस वजह से वहाँ पे कुछ भी इनको फील नहीं होता है। पहली प्रॉब्लम जो सही चीज़ थी वो अब जाके डिटेक्ट हुई, अब जाके पता चली। अब तक तो सब अपना अपना ऐसे ही समझ लो चल रहा था ट्रीटमेंट। डैडी अपना पूरा एफर्ट लगा रहे थे, डॉक्टर भी अपना सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट ये पहली चीज़ थी जो सच में प्रॉब्लम थी। ठीक है, फिर उसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट जो भी होता है वो स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जब मैं 5 या 6 साल की रही होंगी तो उन्होंने MRI किया। जब कुछ नहीं पता चला सारी चीज़ें, तो MRI में पता चला कि मेरे स्पाइन में मतलब रीढ़ की हड्डी में कोई नस है जो दबी हुई है, जिसकी वजह से मेरा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि ब्लड सर्कुलेशन अगर यहाँ से नीचे तक होता है तो ये प्रॉब्लम सिर्फ फीट के नीचे ही क्यों, पैर में भी तो होनी चाहिए थी। बट ठीक है, जो डॉक्टर ने बोला उस टाइम वही मानना होता है, अब क्या कर सकते हैं। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम है और हमें ना एक स्पाइन सर्जरी करनी पड़ेगी जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और ये 4-5 साल जैसे मैंने बताया कि सर्जरी पे सर्जरी, सारे बच्चे खेलते थे, मैं बैठ के देखती थी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के बारे में सोचते हैं, जिस उम्र में बच्चे खेल के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में मैं हॉस्पिटल, डॉक्टर, लाइन, मेडिसिन, ये सारी चीज़ों में लगी थी। फ़िलहाल थोड़ा सा मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, इतना अब तो याद भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, यहाँ से मेरे जो स्पाइन सर्जरी हुई थी, यहाँ से मुझे चीज़ें याद है। इसके पहले जो पैर में 2 सर्जरी हुई थी, 2 या 3 सर्जरी हुई थी, वो मुझे नहीं याद है। उसके बाद जाके फिर मैं एडमिट हुई, उन्होंने रेफ़र कर दिया जीबी पंत हॉस्पिटल में, जो कि दिल्ली में है ITO के पास, और वो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है स्पाइन और ब्रेन के लिए। तो वहाँ पे रेफ़र कर दिया और वहाँ पे मेरी स्पाइन सर्जरी हुई। 6, 7, 8 साल की रही होंगी मैं। इस बीच पढ़ाई वगैरह भी मेरे डैडी प्रॉपर करवाते थे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करवाते थे। मेरी सर्जरी हुई, और स्पाइन सर्जरी जो होती है, अगर पता होगा आप लोगों को, सबसे वो वैसी होती है कि जल्दी से सक्सेस नहीं होता है। और डॉक्टर ने ये बोला भी था कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हम जो सर्जरी कर रहे हैं इसके बाद ठीक भी हो सकता है, और इसके बाद ये भी हो सकता है कि जो ये चल वल रही हैं ये भी ख़त्म हो जाए। बट हाँ, ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं और इसके चांसेस कम हैं। तो डैडी ने कहा नहीं, आप सर्जरी करो। ठीक है, तो 5 लोग थे जिसकी एक दिन में सर्जरी थी, मुझे याद है, और जिसमें से 2 लोगों की सर्जरी सक्सेस हुई थी, बाकी सब लोग का व्हीलचेयर वाला सिस्टम हो गया था। तो मेरी सर्जरी हुई, और जब स्पाइन की सर्जरी होती है ना, तो आपको 3-3 या 4-4 महीने जब तक हील नहीं हो जाता, आपको ऐसे उल्टा लेटना होता है, आप सीधा नहीं हो सकते। सब कुछ आपको उल्टा लेट कर ही करना होता है, चाहे कुछ भी हो, वॉशरूम वगैरह सब कुछ आपको उल्टा ही लेट के करना होता है। तो वो 5-6 महीने मेरे कैसे बीते होंगे वो आप लोग इमेजिन कर सकते हो। और सबसे बड़ा स्ट्रगल था मम्मी डैडी का, जिन लोगों ने सब किया। तो ये सर्जरी हुई, और उसके बाद प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मेरा जो क्या बोलते हैं सेंसेशन था वो वापस नहीं आया, और वो समझ लो एक एक्सपेरिमेंट थी, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, सर्जरी मेरी हील हुई, और मुझे याद है कि मेरा एडमिशन भी हो गया था 3rd क्लास में डायरेक्ट, क्योंकि इतने सारे मैं नहीं जा सकती थी, और पर 3rd क्लास में हो गया था क्योंकि मेरे को उतनी नॉलेज थी। मतलब ऐसी कोई बस नहीं होती थी जिसमें डैडी बैठने के बाद बस नंबर नहीं पढ़ाते थे, ऐसा कोई बस स्टैंड नहीं होता था जिस पे जो लिखा होता था। मुझे याद है ITO निजामुद्दीन, स्पेलिंग सही डैडी, उस पर देखो NI ये लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये ग्रीन लाइट है, ये रेड लाइट है, ये होर्डिंग्स पे क्या लिखा हुआ है, ये मेल की सीट है, ये फीमेल की सीट है। डैडी प्रैक्टिकली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अभी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो भले ही मैं स्कूल नहीं गई थी, लेकिन मैं उस टाइम पे 4th या 5th क्लास के बच्चे को भी हरा सकती थी, ऐसा था।
तो 3rd क्लास में मेरा एडमिशन भी हुआ। अब मेरा बाहर जाना हुआ। जब मैं बाहर आने जाने लगी तो एक चीज़ महसूस की कि जब भी कुछ हार्ड पार्टिकल, कुछ भी हार्ड चीज़ मेरे उस फीट के नीचे पड़ता था तो बहुत सारे ब्लिस्टर हो जाते थे, फफोले जिसको बोलते, जलने के बाद जैसे पानी भर जाते बड़े बड़े फफोले, वैसे हो जाते थे। तो ये बात जब हुई ना तो मम्मी ने बोला 1-2 बार पहले भी हुआ था, बट मुझे ऐसा लगा कि जल वल गई होगी या कुछ हुआ होगा, तब तुम बोल नहीं सकती थी, तो हमने ठीक कर लिया। लेकिन तब तक ये था कि मैं चल नहीं रही थी, ज़्यादा उस पे प्रेशर नहीं पड़ रहा था, ज़्यादातर मैं गोंद में रहती थी तो इस वजह से नहीं होता था। लेकिन जब मैं चलना स्टार्ट की, जाना स्टार्ट की, तो बड़े बड़े ऐसे ब्लिस्टर हो जाते थे और उसको ठीक होने में लगभग 3 से 4 महीने लगते थे। जब वो ठीक हो जाता था फिर से मैं स्टार्ट करती थी चलना और फिर 2-4 महीने तक ठीक रहता था और फिर से वो प्रॉब्लम हो जाती थी, ठीक है। और वो जब ब्लिस्टर हो जाते थे तो ऐसे नहीं कि छोटा मोटा घाव हो गया। अब बताओ यहाँ पे अगर ब्लिस्टर हो गए और बड़े बड़े, और जब वो फूट गए हैं तो जब आप चलोगे तो वो जो जख्म है वो और ज़्यादा ट्रिगर होगा, वहाँ से ब्लड निकलेगा और ज़्यादा गहरा होगा जख्म। तो चलने के लिए ही मना कर देते थे डॉक्टर कि नहीं चलना है तुमको, बिल्कुल इस पे प्रेशर ही नहीं देना है। फिर मैं 6-7 महीने के लिए बेड पे आ जाती थी और मैं सिर्फ बेड पे बैठ के देखती थी कौन खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है। मुझे याद है डैडी कभी कभी ऐसे जब मैं बहुत ज़्यादा ऊब जाती थी तो मुझे लेके जाते थे छत पे, बिठा देते थे कि बच्चे खेल रहे हैं, तुम देखो, देखने से ही तुमको अच्छा लगेगा। तो 6-6 7-7 महीने मैं बेड पे आ जाती थी और ये सिलसिला चलता रहा। लाइक मेरे ब्लिस्टर ठीक होते रहे। फिर मैं 2-3 महीने के लिए स्कूल जाती थी, फिर ऐसे होता था, फिर वैसे होता था। ये कंटिन्यू चलता रहा और डॉक्टर्स को हम दिखाते रहे। दिल्ली का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो नहीं बचा होगा। जैसे मैंने बोला कि लेडी हार्डिंग हो गया, कलावती सरन हो गया, जीबी पंत हो गया, लोकनायक हो गया, एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि उतनी अर्निंग नहीं थी कि हम किसी प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा पाए। बट हाँ, ये लक था मेरा कि मुझे जितने भी डॉक्टर्स मिले, अच्छे डॉक्टर मिले। ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिलता है। उसके बाद ऐसे चलता गया सिलसिला, धीरे धीरे मेरी क्लासेस भी लाइक 6 में गई, 7th में गई। और बट एक ट्रॉमा तो रहता ही था कि 1 साल में आपको 6 महीने बेड पे रहना है, 6 महीने आपको चलने को मिल रहा है। क्योंकि हो जाता था तो कभी कभी ऊपर तक ब्लिस्टर्स फैल जाते थे, पूरी पूरी स्किन काट के निकालते थे। उसके बाद एक बार ये हुआ कि यहाँ की पूरी स्किन जो है वो डेड हो गई है, तो हम पूरी काट के निकालेंगे और प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। तो ये हुआ था मेरा लोकनायक में। उसके लिए मुझे, जब भी प्लास्टिक सर्जरी होती है तो आपको जो बर्न वार्ड होता है जहाँ पे जले वाले लोग होते हैं, वहाँ पे एडमिट कर दिया जाता है। और वहाँ पे एडमिट करने के बाद आसपास आपके जले हुए लोग, आप 8, 9, 10, 11 साल के हो, वो चीज़ मैं याद भी नहीं करना चाहती। मतलब वो इतना डरावना था कि मैं हर रोज़ 10 पेशेंट ऐसे देखती थी जिनकी पूरी बॉडी पे स्किन नहीं है। वहाँ पे रहना, एंड देन प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी ऐसा होता है कि आपके कहीं से मांस काट के कहीं पे लगाया जाता है। तो अभी मेरे मार्क्स हैं घुटने के ऊपर, 6-7 टाँकों का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है जहाँ से निकाल के और वहाँ पे लगाया गया। बट उसके लिए मुझे 1 साल 8 से 9 महीने बेड पे मैं बैठी। इस वक्त तक मेरी 2, 3, 4, 5 सर्जरी हो चुकी थी और मेजर सर्जरी हो चुकी थी जिसमें स्पाइन भी थी। उसके बाद जाके प्लास्टिक सर्जरी वाला सिलसिला चला, वो सबसे डरावना सिलसिला था जो था। 8-9 महीने तक मैं बेड पे थी। फिर मुझे लगा अब ठीक हो गया, डॉक्टर ने बोला हाँ आप चलना स्टार्ट कर सकते हो। मैं खुश हो गई, मैंने चलना स्टार्ट किया। 2-3 महीने सब कुछ ठीक था और 2-3 महीने बाद पूरा फट के पूरा जो फीट के नीचे था सब निकल गया। फिर से पट्टी वाला सिलसिला हो गया। उसके बाद जाके फिर ये आई थिंक 8th में हुआ था, 8th या 9th में। तो फिर नहीं, 9th में तो मेरा एम्पुटेशन हुआ था। फिर ये चीज़ हुई और उसके बाद ये ज़ख्म कभी ठीक नहीं हुआ। मैं पट्टी के साथ स्कूल जाती थी, पट्टी के साथ ही आती थी, मोटी मोटी पट्टियाँ बांधती थी। और क्या होता था कि जब जैसे स्कूल वगैरह में उस टाइम लिफ्ट वगैरह नहीं होती थी, स्टेयर से चढ़ के जा रहे हो, तो कभी कभी जैसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता था तो हर
स्टेयर्स के पास ब्लड तक लगा रहता था, क्योंकि जब उस पर प्रेशर पड़ रहा है तो ब्लड निकल रहा है, शूज़ से बाहर आ रहा है, पट्टियाँ ज़्यादा होती थी तो शूज़ के अंदर पैर नहीं जाता था, तो कभी कभी एक पैर में शूज़ एक पैर में पट्टियाँ, उसी तरह से मुझे चलना पड़ता था। पट्टी थोड़ा ज़्यादा बांध लेती थी ताकि वो ऊँचा हो जाए और उस पर प्रेशर ना पड़े, तो पूरी की पूरी पट्टी ऐसे ब्लड से भीग जाती थी। और लोगों का इस तरह से देखना, समझ सकते हो उस टाइम वो सारी चीज़ें ना एक बचपन से ही आपके अंदर बिल्ड होती जाती है। फिर चीज़ें ख़राब होती चली गई। मैंने 8th पास कर लिया, 9th में मैं जुलाई पूरा महीना गई थी, और जुलाई अगस्त से मेरे पैर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई। इतना ख़राब हो गया कि पैर के अंदर जो है, ऐसे आप 3-4 उंगली, यहाँ पे एड़ी में हुआ था, 3-4 उंगली ऐसे करके आप इतना डाल सकते थे, उस जगह पे पूरा प्रॉपर खाली हो गया था, ऐसा हो गया था। ब्लड, पानी, पस सब कुछ निकलने लगा था। धीरे धीरे अंदर अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उसके बाद हम फिर गए उन्हीं डॉक्टर के पास जिन डॉक्टर ने हमारी प्लास्टिक सर्जरी की थी। तो उन डॉक्टर ने बोला कि देखो ये ऐसे ही लगा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हम कर सकते, ठीक है। ज़्यादा अगर आप बोलो तो हम क्या बोलते हैं, एम्पुटेशन की बात उन्होंने उस टाइम पहली बार की थी, हम ये कर सकते हैं बट ये चीज़ आपकी लगी रहेगी। और मुझे याद है डैडी ने बोला कि सर, क्योंकि उस टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती थी, इससे अच्छा है कि ये ना ही रहे, ऐसा कुछ करके डैडी ने बोला था। डैडी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। फिर मुझे याद है डॉक्टर ने बोला था कि तुम ना ओपीडी के बाहर बैठो, मैं अभी वार्ड में जाऊँगा तो तब तुम मेरे साथ चलना। ओपीडी के बाहर बैठे थे डैडी, और जब डॉक्टर का टाइम हो गया ओपीडी का ख़त्म और वो वार्ड में लेके गए और उन्होंने दिखाया, बोले देखो क्या इससे भी कंडीशन ख़राब है तुम्हारी बेटी की और ये लोग भी जीना चाह रहे हैं, इस तरह से कुछ बोला था। फट्टी वट्टी की हम लोग घर आ गए। उसके बाद उन्होंने 8 दिन के लिए फिर से मुझे एडमिट किया और उसमें जो भी फिल विल करना था, जो भी करना था वो सब करके फिर से डिस्चार्ज कर दिया। ये बात है अगस्त की। हम लोग घर आ गए। पट्टी रोज़ चलती थी, हर 3-4 घंटे में पट्टी चलती थी, बिटाडीन वगैरह उसमें डालना होता था, डैडी उठ उठ के डालते थे। मम्मी पूरा काम करती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं मम्मी डैडी ही थे, उस टाइम 9 से 10 मेंबर रहते थे साथ में और सबका खाना वगैरह मम्मी ही करती थी। मम्मी का काम होता था सबका खाना करके सबको लंच दे के मुझे उठाना और हॉस्पिटल चल देना। लाजपत नगर तक मम्मी गोदी में लेके मुझे पैदल जाती थी और बस वगैरह लेती थी। और फिर मतलब डैडी की इतनी छुट्टी नहीं मिलती थी, क्योंकि डैडी अगर छुट्टी लेके मुझे लेके जाते तो फिर पैसे की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो डैडी जैसे कभी कोई इंपॉर्टेंट डेट होती थी सर्जरी वगैरह की तो डैडी जाते थे, अदरवाइज़ मम्मी जाती थी। और मैं अभी भी सोचती हूँ कि मम्मी ने मेरी 12th किया हुआ है, बस ग्रेजुएशन नहीं की हुई। ये गाँव से पहली बार आई थी और भाई सल्यूट है मम्मी को, मतलब अकेले सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती थी। मतलब अगर पहली बार कोई गाँव से आता है ना तो डर लगता है उसको, तो मैं ये नहीं चाहती थी। बट उसके बाद जाके फिर हुआ ये, एंड देन प्रॉब्लम ये आई कि एक बार मैं सोई थी रात में और जब मैं उठी तो डॉक्टर बोलते थे ना कि पैर को लटका के नहीं रखना, पैर के नीचे तकिया रखना है। और क्योंकि पैर में स्वेलिंग हो जाती थी, एकदम पैर फूल के ऐसे हो जाता था। तो तकिया दो तकिया रखते थे पैर के नीचे, और जब 2 तकिया रखते थे तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरा दोनों तकिया गीला हुआ है, इतना गीला हुआ है कि मतलब उसमें से ऐसे पानी निकल रहा है और बहुत तेज़ बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बुलाया, मैंने कहा मम्मी ये पूरा तकिया, और एंटीबायोटिक वगैरह खा के 1.5 साल तक एंटीबायोटिक चलता था। उस टाइम मैं 9th क्लास में थी, 9, 4 या 5 समझ लो, 13 या 14 साल की थी। तो मम्मी ने देखा, मम्मी ने बोला इसमें से तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तकिया तुरंत हटा दिया। फिर डैडी पास में ही मतलब जॉब करते थे, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। फिर डैडी दूसरे दिन भी लाइक उस दिन हटा दिया, और ये हुआ कि डॉक्टर बुधवार या शनिवार ऐसे बैठते थे कि अब हम उस दिन जाएंगे दिखाने कि ये क्यों हुआ है। फिर हम रात में लेटे और रात में सेकेंड मॉर्निंग फिर से वैसा हुआ, और फिर डैडी ने देखा तो डैडी ने कहा कि नहीं सिचुएशन कुछ तो गड़बड़ लग रही है और ये तुरंत जाना पड़ेगा, इमरजेंसी में जाओ। मम्मी बोली कि आज डॉक्टर, डैडी बोले इमरजेंसी में जाओ। तो हम लोग गए वहीं लोकनायक में और इमरजेंसी में गए। तो देखा डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा हाँ, तो मैंने सारी चीज़ें बताई। वो डॉक्टर मुझे नहीं मिले जो मेरे डॉक्टर थे।
तो उन्होंने कहा कितना पानी गिरा होगा? मैंने कहा कि लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी गिरा होगा। तो मुझे याद है वो लोग आपस में हँसने लगे, 1.5 से 2 लीटर पानी कैसे गिर सकता है? मैंने कहा सर इतना। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे पैर में ना पॉली बैग बाँध दी, बड़ी सी पॉली बैग होती है, और बाँध के मुझे एक जगह चेयर पे बिठा दिया पैर लटका के, ताकि जो भी पानी गिरना हो गिर जाए, और वो टेस्ट वेस्ट कुछ करते देखते कि क्या है। तो मैं बैठी थी और 2-3 घंटे में वो पॉली बैग आधे से ऊपर भर गई, और जब डॉक्टर देखे तो वो शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि जब वो स्मेल जैसे देखा, उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन जो है वो हड्डी तक पहुंच चुका है और हमें आज के आज पैर जो है काटना पड़ेगा। मम्मी ने बोला कि ऐसे कैसे, मतलब मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं डिसीजन नहीं ले सकती और ये सारी चीज़ें। तो डॉक्टर ने बोला कि देख लो इन्फेक्शन बहुत तेज़ बढ़ रहा है। मम्मी ने मुझे उठाया गोद में, और मम्मी को ये था कि आज मेरे डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं तो मैं अभी आज कोई डिसीजन नहीं लूँगी, मैं दूसरे दिन लूँगी। मम्मी घर आ गई। डैडी को ये बात पता चली, फिर डैडी ने बात की मतलब 1-2 जगह। तो फिर किसी किसी के कॉन्टैक्ट से, जहाँ पे डैडी काम करते थे, डैडी के जो बॉस थे, उन्होंने बड़े डॉक्टर को मतलब फिर रेफ़र किया और तुरंत बोले कि दुबे तू जाके यहाँ पे दिखा। अपोलो के कोई डॉक्टर थे, वहाँ पे गए, जो जितना भी था, और सारे डॉक्टर ने बोला 2 दिन के अंदर अंदर, मतलब 2-3 जगह हम लोग गए थे, सब ने बोला कि एम्पुटेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि कोई और रास्ता है ही नहीं। तो फिर डैडी चले आए, और फिर वही चीज़ की मैं लेटी हुई थी, और सुबह जब उठी तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। अगेन वही मैं बोलूँगी कि नीचे जो भी रखा था तकिया वकिया भीग गया था। और उसी दिन मेरे डॉक्टर का डे भी था, डॉक्टर गोयल, मुझे याद है, डॉक्टर अनिल गोयल। तो मम्मी गई और डॉक्टर ने बोला कि देखो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने भी बहुत उम्मीद से देखा था कि ये डॉक्टर तो मैं अभी तक बचाते आए तो आज भी ऐसा नहीं होने देंगे, बट उन्होंने बोला कि देखो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, पैर तो काटना पड़ेगा। और मुझे उस वक्त इतना कुछ समझ में नहीं, मतलब मुझे कैसे रिएक्ट करना है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। क्या करना है, जैसे अभी है कि अभी कुछ पेन हो रहा है या कुछ ऐसे बड़ा डिसीजन लेना है, मैं रो सकती हूँ, मैं बोलूँगी मुझे टाइम दो, या सोच सकती हूँ। उस टाइम मुझे नहीं पता था। उस टाइम ऐसा था कि मैं मम्मी की तरफ देख रही हूँ कि मम्मी जो बोलेंगी वही होगा। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है मुझे 1-2 दिन का टाइम दो। डॉक्टर ने बोला 1-2 दिन का टाइम नहीं है, तुमने बहुत टाइम ले लिया है। अगर अब 1-2 दिन का टाइम लिया तो इन्फेक्शन घुटने से ऊपर पहुंच जाएगा, और अगर घुटने से ऊपर पहुंच गया तो एम्पुटेशन घुटने के ऊपर से करना पड़ेगा, और उसके बाद इनको चलने में प्रॉब्लम होगी, इनको बैठने में प्रॉब्लम होगी, इनको हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी। अभी है, मैं देख पा रहा हूँ, अभी आपका मतलब जो जहाँ पे देखा होगा घुटने से लगभग इतना नीचे से कटा हुआ है। तो उन्होंने बोला अगर नीचे से एम्पुटेशन हो जाएगा तो बहुत आराम से लाइफ कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आज के आज तो मम्मी ने कहा कि मैं अकेले से कैसे डिसीजन ले सकती हूँ। तो बोले ठीक है आप देख लो, आपके पास 1 घंटे हैं। मम्मी ने फिर कॉल किया डैडी के ऑफ़िस में, क्योंकि उस टाइम फ़ोन नहीं होता था, वहाँ पे पीसीओ होता था। मम्मी मुझे बिठा के गई, पीसीओ से फ़ोन किया, डैडी ने कहा जो भी प्रोसीजर है आप करो, मैं आता हूँ। और उसके बाद जाके फिर इमरजेंसी में ही मुझे लेके गए, और तब तक मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बट क्या होने वाला है नहीं पता था मुझे, बट कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। एंड चेंज वेंज करते हैं ना ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले, तो चेंज वेंज किया और ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। मुझे यहाँ तक याद है वो पूछ रहे थे कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो, तुम्हें क्या क्या आता है, ऐसे, क्योंकि उनको बेहोश करना था। तो इस वजह से वो क्वेश्चन का जवाब देते देते कब मैं अनकॉन्शियस हो गई मुझे नहीं पता है। और उसके बाद मेरी आँख खुलती है एक वार्ड में, और सब कुछ बहुत भारी भारी सा ऐसे लग रहा होता है, मतलब जैसे कि मैं अपनी बॉडी को ही मूव नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे लग रहा था। और मेरे पास डैडी थे, और क्योंकि शायद मुझे होश थोड़ा लेट आया था तो डॉक्टर ने बोला था कि उसको जगाने वगाने की कोशिश करो। तो बार बार इतना मुझे याद है डैडी ऐसे करके अंतिमा आँख खोलो, अंतिमा आँख खोलो,
और मैं खोलने की कोशिश करती थी बट मैं नहीं खोल पा रही थी। और मैं बस, मुझे पता था डैडी इधर हैं, मम्मी इधर है, मैं बेड पे हूँ। और बेड पे भी नहीं, वो स्ट्रेचर होता है ना, उस पे था, वो शिफ्ट करते हैं बाद में, ऐसा कुछ था। और बस ऐसे लग रहा था कि ख़त्म है सब,